हेलो ऑल, कैसे हो सब? होप सो बढ़िया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक। ठीक है, चैप्टर वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एनवीटी। मैंने बताया था चैप्टर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एनवीटी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें थर्ड टॉपिक, ठीक है, दैट इज एनवीटी। अब सबसे पहली बात ये, तुमने ये जो एन्युटी ये जो वर्ड है, ठीक है, एन्युटी ये तुमने पहले कभी सुना नहीं रहेगा। ठीक है, एन्युटी का मतलब क्या होता? एन्युटी इज नथिंग बट इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, अब जब भी हम पैसों का जब इंस्टॉलमेंट्स में हम जब पे करते हैं, सिंपल एग्जांपल है, अगर हमने किसी से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो बैंक को जब हम पैसा रिटर्न करते हैं तो पैसा हम एक साथ रिटर्न नहीं करते कभी भी, हम उसको कुछ इंस्टॉलमेंट्स रिटर्न करते हैं, और दैट इंस्टॉलमेंट्स इज नथिंग बट एन्युटी। ठीक है, यही उसका एन्युटी का मतलब हुआ। और एन्युटी पढ़ने के लिए हमको इसके दो बेसिक कांसेप्ट लगने चाहिए, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, होप सो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा बेसिक कांसेप्ट भी बताओ, बहुत हो गया, करेक्ट है। और एन्युटी आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें पढ़ने को मजा आएगा ये टॉपिक, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकली समझना है, कंसेप्ट वाइज समझना है, और कंसेप्ट के अंदर ऐसा ट्रिक लगाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनवीटी ये टॉपिक डिफिकल्ट माना जाता, पर हम डिफिकल्ट मान के ही इसको इतना सिंपल बनेंगे कि ये बहुत सिंपल हो जाएगा, करेक्ट है। डायरेक्टली इसके सभी वैल्यूज भी कैलकुलेटर पे ही निकाले जाएंगे। कैलकुलेटर दिया है तो उसका 100% यूटिलाइजेशन करना वो हमारी जिम्मेदारी। अगर कैलसी पे हम 2+2 ही करना था तो फिर कैलसी का क्यों दिया, कैलसी का यूज क्यों दिया हमें? इन चैप्टर्स के लिए दिया जहाँ पे हमें उसका यूज करना सीखना चाहिए, करेक्ट है। अब एन्युटी पढ़ने के लिए मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दो टॉपिक्स लगने वाले हैं, जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या था, हमारा प्रिंसिपल सेम होता था और हर साल उसका वैल्यू, इंटरेस्ट का वैल्यू विल बी सेम, मतलब हर साल उसी प्रिंसिपल के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता था, करेक्ट है। उसी जगह पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया तो प्रिंसिपल अमाउंट उसमें चेंज होता, करेक्ट है, मतलब ही इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता था इन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोनों चीजों में से इतना समझ में आया था, दोनों में से बेस्ट अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो दोनों में से अच्छा कौन रहेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, करेक्ट है। अब उसी में आगे हम पढ़ने जाते हैं टॉपिक एन्युटी। एन्युटी इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, एन्युटी जो है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज future value of money and second part is present value of money, that is FV and PV। एनवीटी जो है टॉपिक, ठीक है, एनवीटी का मतलब क्या बताया मैंने? एनवीटी को हम नथिंग बट क्या बोलेंगे? इट इज नथिंग बट इंस्टॉलमेंट्स। एनवीटी इज नथिंग बट इंस्टॉलमेंट्स, मतलब ये क्या है, हमें इंस्टॉलमेंट्स में जब हम रिपे करते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है एनवीटी। एनवीटी का अगर डेफिनेशन देखा जाए, ठीक है, इंग्लिश डेफिनेशन, तो उसमें क्या आएगा? इट इज बेसिकली दी फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो हम किसी को जब देते हैं इन इंस्टॉलमेंट्स, या तो किसी से लेते हैं, दोनों भी एक ही बात है, या तो किसी को दो या तो किसी से पैसा ले लो, इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हर 2 साल बाद मुझे आपसे पैसा लेना है, या तो हर 2 साल में किसी को पैसा दे रहा हूं और एक फिक्स्ड अमाउंट दे रहा हूं, या तो फिर मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं हर 2 साल बाद मुझे 5,000 किसी को देना है, करेक्ट है। सो हर 2 साल के बाद एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम हुआ, और कितना अमाउंट दे रहा हूं मैं? हर बार में 5,000 रुपीज दे रहा हूं। तो एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम के बाद जब दिया जाता या लिया जाता, दैट इज नथिंग बट एन्युटी, मतलब ही क्या है वो? इंस्टॉलमेंट्स, करेक्ट है। अब इंस्टॉलमेंट्स एन्युटी जो है दैट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। अगर हम फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होगा? मतलब आज सपोज, सिंपल एग्जांपल क्या है, अगर मैं बैंक में आज से मनी डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दूं, करेक्ट है, हर साल मैं बैंक में फॉर माय सेविंग्स क्या करूंगा? मैं मनी को डिपॉजिट कर रहा हूं, करेक्ट है। तो हर साल मैंने 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया, हर साल बैंक में 10,000 डिपॉजिट किया। हर साल का मतलब क्या होगा? साल में एक बार, ठीक है, साल में एक बार हो तो जनवरी पकड़ लो या तो दिसंबर पकड़ लो फॉर एग्जांपल बेसिस, करेक्ट है। तो क्या क्या हर जनवरी में, हर 1st ऑफ जनवरी को मैं मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट करता हूं। तो ये मैं करूंगा इन द ईयर 2020, इन ईयर 2021, इन ईयर 2022 एंड सो ऑन, करेक्ट है। तब जाके अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इन द ईयर 2025, इन ईयर 2025 जो मेरे बैंक में टोटल अमाउंट बन जाएगा, वो टोटल अमाउंट कितना रहेगा? वो टोटल अमाउंट, उसमें कुछ ऐड होगा, क्या ऐड होगा? बैंक जो हमें इंटरेस्ट देने वाला है वो चीजें भी वहां पे ऐड हो जाएंगी। मतलब ही भाषा में क्या मिल जाएगा वहां पे?
इंटरेस्ट जो मिल रहा है, करेक्ट है। सपोज आज 2020 है, 1 Jan of 2020, तो यहाँ पे आज मैंने पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, एक अगर मैंने 10,000 रुपए डिपॉजिट किया है, करेक्ट है। उसके बाद मैं 2021 के 1 जनवरी को फिर से 10,000 डिपॉजिट कर रहा हूँ, उसके बाद 2022 के 1 जनवरी को फिर से 10,000 डिपॉजिट कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, जब बैंक को मैं इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब ही हर साल, मतलब हर एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक साल का गैप लिया मैंने, उसके बाद मैंने 10,000 भरा, एक फिक्स्ड अमाउंट किया, करेक्ट है। तो ये जब मैंने ऐसा किया तो लास्ट में, मतलब मुझे फ्यूचर में मुझे कितना पैसा मिलेगा, करेक्ट है, वो हमें क्या बताएगा, फ्यूचर वैल्यू एनवीटी। एनवीटी मतलब ही फ्यूचर वैल्यू इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें अब मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करते जा रहा हूं तो मुझे वो टाइम पे कितना पैसा मिल जाएगा। उसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू मतलब ही टोटल उल्टा हो जाएगा। इसमें एग्जांपल सपोज मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, एग्जांपल बोल रहा हूं, मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है। तो बैंक से आज अगर मैंने लोन लिया तो टोटल अमाउंट, बैंक से मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो सबसे बड़ा अमाउंट जो है, मतलब टोटल अमाउंट मेरे पास आज है 5 लाख रुपए, मुझे बैंक से आज मिल गए इन हैंड, करेक्ट है। मतलब मैंने बैंक से 5 लाख रुपए लिया। अब बैंक को जब मैं रीपे करूंगा तो बैंक को मैं रीपे टोटल एक साथ नहीं करूंगा, उसको मैं कुछ इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करूंगा। वो इंस्टॉलमेंट्स मंथली बेसिस पे हो सकते हैं, ईयरली बेसिस पे हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक एंड आवर लोन प्रोसीजर, करेक्ट है। तो एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं आज 5 लाख रुपया लिया, हर साल बैंक को मैं 50,000 रुपीज डिपॉजिट करूंगा, हर साल बैंक को 50,000 डिपॉजिट किया, तो ऐसा करने से मतलब मैंने हर साल क्या किया, बैंक को 50,000 देते गया, करेक्ट है। और जब मैं अगर बैंक का पैसा यूज कर रहा हूं तो हमको बैंक को क्या देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। तो ऐसा करने से अगर फिक्स्ड अमाउंट, हमेशा याद रखना जब भी हम लोन लेते बैंक से तो हम एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक को देते, हर साल या तो हर महीने में, वो दैट फिक्स्ड अमाउंट डजंट वेरीज, ठीक है, पर उसका टाइम बढ़ेगा या कम होगा। मतलब क्या करना है हमको, 5 लाख रुपए लिया, 50,000 के हिसाब से अगर मैं भरते जाऊं तो मुझे कितना टाइम लगेगा, उतना पूरा 5 लाख रुपया प्लस उनका जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो पूरा बैंक को रीपे करने के लिए। तो थोड़ा बेसिक समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, बहुत सिंपल टर्म्स है, कंसेप्ट समझो। मेरा इसी चैप्टर से सिर्फ एक ही है, कंसेप्ट समझो, समझ नहीं आए तो भी चलेगा। और सम्स, अगर सच बोलूं तो सम्स इसके इतने सिंपल सम्स है क्योंकि डायरेक्टली सभी सम्स कैलकुलेटर पे ही सॉल्व होने वाले हैं। और आज हम इसके जो सम्स देखेंगे बहुत सिंपल सम्स है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर वैल्यू को और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं एग्जांपल के साथ। अगर मैं बोल रहा हूं इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता, ठीक है, हम वो देखेंगे अभी। हम पहले फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फ्यूचर वैल्यू एनवीटी। एंड फ्यूचर वैल्यू में अगेन दो टाइप्स आते हैं, ठीक है। एक तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं बैंक से आज की तारीख से, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा हूं, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। या तो फिर ऐसा होगा मैं एंड ऑफ द ईयर, दूसरा केस बोल रहा हूं मैं, दैट इज एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 ऑफ दिसंबर को मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करना स्टार्ट कर रहा हूं। ये दो केस में से डिफरेंस क्या हुआ, ये डिफरेंस अभी देखना, एग्जांपल जब मैं लूंगा तब समझ में आएगा कि स्टार्टिंग में पैसा भरना और एंडिंग में पैसा भरना, इन दो चीजों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक होता है स्टार्ट ऑफ द ईयर, एक होता है एंड ऑफ द ईयर फॉर फ्यूचर वैल्यू। एंड सिमिलर केस फॉर प्रेजेंट वैल्यू, वहां पे भी क्या होता है, एक होता है स्टार्ट ऑफ द ईयर, एक होता है एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो अभी अगर फ्यूचर वैल्यू की अगर हमने बात किया तो फर्स्ट टॉपिक आएगा इसमें, दैट इज फ्यूचर वैल्यू एनवीटी फॉर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं स्टार्ट में अगर बैंक में पैसा जमा करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं तो टाइमलाइन पे क्या समझ में आएगा, देखना अभी ध्यान से। टाइमलाइन बना है, अब इस टाइमलाइन का यूज क्या है, मतलब ही सपोज मैं बोल रहा हूं यहाँ पे दिस इज द स्टार्ट ऑफ द ईयर, मतलब दिस इज द डे 1। और अगर मैं बोल रहा हूं एंड ऑफ द ईयर, मतलब ही एक साल खत्म हुआ, तो सेकेंड लाइन जो बनाया वो एक साल खत्म हुआ, मतलब ही क्या, हमने न्यू ईयर था और एक तो हुआ एंड ईयर, मतलब क्या, एक स्टार्ट, मतलब एक ईयर स्टार्ट हुआ न्यू ईयर, करेक्ट है। और जब वो एंड हो जाएगा तो 365 डेज बीत चुके, करेक्ट है, तो ये हो जाएगा एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। और जब हम ऐसे आगे बढ़ेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर, करेक्ट है, सही बात। तो अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे दिस इज 0, मतलब ये हुआ स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो इसके बाद अगर मैं 1 लिख रहा हूं तो 1 मतलब क्या हुआ, 1 ईयर बीत चुका, मतलब एक साल के बाद, करेक्ट है, एक साल के बाद इसको हम लिखेंगे, बोले तो यहाँ पे लिखा हूं मैं
1। सिमिलर अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए 3, 4 एंड 5। बेसिक में समझ में आया सबको मैं क्या किया? करेक्ट है। तो 0 1 2 3 4 5 ये समझ में आया। अब अगर मैं बोल रहा हूं, अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर में एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा समझ में आएगा। अगर मैं हर साल बैंक में 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं, कितना रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं हर साल? हर साल मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम हुआ, एक साल के बाद, एक साल के बाद, एक साल के बाद, फिक्स्ड इंटरवल एंड फिक्स्ड अमाउंट इज 1000 रुपीज। तो फिक्स्ड अमाउंट 1000 रुपीज हर साल बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं। तो एट द एंड ऑफ 5 इयर्स मुझे कितना मिलेगा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक ने मुझे दिया दैट इज 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने बताया था पहले भी, बैंक जो हमेशा देता है इंटरेस्ट, वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन बैंक कि वो मंथली कंपाउंड देता है या क्वार्टरली कंपाउंड देता है या एनुअल कंपाउंड देता है। वो अलग अलग, सभी बैंक का अलग सिस्टम है वो, ठीक है। तो अभी मैं अगर बोल रहा हूँ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक दे रहा है हमें, करेक्ट है। मैं हर साल बैंक में 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कितने सालों के लिए? टाइम पीरियड में बोल रहा हूँ, अगर 5 साल के लिए, मतलब 5 इयर्स के लिए मैंने हर साल के स्टार्टिंग में 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया। अगर हर साल के स्टार्टिंग में मैंने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, मतलब आज मैं 1000 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द ईयर, करेक्ट है। तो जब हम सोचते हैं वही शुरुआत होती है वहां से, करेक्ट है। जहां हम खड़े होते हैं लाइन की शुरुआत वहीं से हो जाती है, करेक्ट ना अमिताभ बच्चन जी? वही डायलॉग समझो। तो स्टार्ट मतलब आज ही से। तो आज मैंने क्या किया? 1000 रुपीज बैंक में इन्वेस्ट किया, आज किया। आज के बाद मैं कब करूंगा? अगले साल, मतलब एक साल खत्म होने के बाद। अब एक साल खत्म कब हो रहा है? जहां पे मैंने 1 लिखा है, दैट इज द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर, ऐसा रीड करेंगे उसको। मतलब मैंने यहाँ पे फिर से कितना किया? 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया। ऐसा मैं 5 साल इन्वेस्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट साल किया, सेकेंड साल किया, तीसरे साल भी मैं 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने वाला हूँ। फोर्थ ईयर भी, मतलब स्टार्ट ऑफ द फोर्थ ईयर के भी, फोर्थ ईयर पे भी मैं 1000 रुपीज एंड स्टार्ट ऑफ द फिफ्थ ईयर पे भी मैं 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो अब मैंने 5 साल तक 1000 रुपीज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इन्वेस्ट किया। अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर के एंड पे मुझे कितना पैसा मिलेगा? फिफ्थ ईयर के एंड पे मुझे टोटल अमाउंट उसको मैं यहां पे लिखूंगा, देखो ये होता हमारा टोटल अमाउंट, ठीक है। तो टोटल अमाउंट मुझे कितना मिलेगा? अब एक बात याद रखना, जब कभी टोटल अमाउंट फ्यूचर में दिखाई दे रहा, मतलब आज की डेट से 5 साल बाद, मतलब फ्यूचर में, तो टोटल अमाउंट जब फ्यूचर में दिखाई देगा उसको बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू का सम, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू एनवीटी। और अगर टोटल अमाउंट स्टार्टिंग में है, जैसे एग्जांपल लिया था लोन का, लोन में बड़ा अमाउंट 5 लाख मैंने स्टार्टिंग में लिया और उसको बाद में मैंने स्लोली रीपे किया बैंक को, तो छोटे छोटे अमाउंट्स में रीपे किया, तो टोटल अमाउंट जो था वो स्टार्टिंग में है, उसको हमने क्या बोला? प्रेजेंट वैल्यू। टोटल अमाउंट लास्ट में है, उसको हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। इतना समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आज मैंने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रहा है 10%, तो इस 1000 रुपीज पे मुझे पूरे 5 साल के लिए इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि वो 1000 रुपीज बैंक में 5 साल के लिए रखा हुआ है। तो बैंक मुझे उस 1000 रुपीज पे पूरा 5 साल पे जितना इंटरेस्ट बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, उतना बैंक मुझे देने वाला है, करेक्ट है। तो अभी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे बैंक, एक सेकंड रुकना, देखना अभी फर्स्ट 1000 रुपीज पे बैंक मुझे 5 साल के लिए इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब ही ये जो 1000 रुपीज है इस पे मुझे 5 साल के लिए इंटरेस्ट मिलने वाला है, मतलब ही इसके लिए यहाँ पे आके मिलेगा, ये वैल्यू मैं बाद में निकालने वाला हूँ। मतलब जितना भी मैं अमाउंट अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ या तो फिर डिपॉजिट कर रहा हूँ, वो फ्यूचर में जाके टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं बाहर निकालूंगा, करेक्ट है। मतलब ये फर्स्ट जो 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया उसके लिए मुझे 5 साल के लिए इंटरेस्ट मिला। सिमिलरली सेकेंड जो 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया इसके लिए मुझे कितने साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा? वो जो सेकेंड 1000 रुपीज है वो मैंने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 4 साल, तो वो जो सेकेंड 1000 रुपीज है जो दिखाई दे रहा अभी, उसके लिए उसके ऊपर मुझे 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर मुझे 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, करेक्ट है। सिमिलरली तीसरा जो है उसके लिए मुझे कितना मिलेगा?
देखो टाइम पीरियड उसके लिए कम होते जा रहा है, देखो यहाँ पे कितना है 1 2 3, करेक्ट है। तो तीसरा जो है उसके लिए मुझे मिलेगा 3 साल का इंटरेस्ट, इस पे मुझे 3 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। सिमिलरली ये जो फोर्थ है उसके लिए मुझे 2 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, और लास्ट जो 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया उस पे सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बैंक मुझे देगा। इतना समझ में आया अभी, करेक्ट है। अब ये तो समझ में आया फ्यूचर वैल्यू क्या है, जब मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया फ्यूचर टोटल अमाउंट मुझे बाद में मिलने वाला है। तो इतना समझ में आता जो फर्स्ट वैल्यू इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर पूरा 5 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, सेकंड जो वैल्यू इन्वेस्ट किया उसके लिए 4 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, थर्ड जो वैल्यू इन्वेस्ट किया उसके लिए 3 साल 2 साल एंड 1 साल, ऐसे इंटरेस्ट मिलता जाएगा। मतलब अभी इसका अगर कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो टोटल अमाउंट मुझे कितना मिलेगा। अब अगर मैं बोल रहा हूं फर्स्ट जो 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर मिल रहा है 5 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 10%, मतलब 5 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हमने कैलसी पे देखा था। तो अगर मैं 1000 के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूंगा, फिर सेकंड 1000 जो है उसके लिए भी फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कैलसी पे निकालना पड़ेगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। और ये एग्जांपल तो 5 साल के लिए, कुछ एग्जांपल्स 20 साल के लिए आते हैं, 25 साल के लिए आते हैं कि 25 साल बाद 40 साल बाद मुझे कितना मिलेगा, करेक्ट है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, ऐसे टाइम पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का अभी तक जो टॉपिक्स देखा, जो क्वेश्चंस किए, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी जगह फॉर्मूला यूज नहीं किया था, करेक्ट है। पर अगर फॉर्मूला पता हो, मैंने शायद बताया भी था, फॉर्मूला उसका जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो होता है अमाउंट का फॉर्मूला, एंड अमाउंट का फॉर्मूला मतलब ये क्या मिलता है यहाँ पे P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 टू दी पावर टी। देखो ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इससे समझ में आएगा फर्स्ट 1000 रुपीज के लिए, ये जो 1000 रुपीज है इसके लिए कितना अमाउंट मिलेगा 5 साल बाद, सेकेंड 1000 पहले इसके अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा तो मिलेगा 4 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा, और सभी अमाउंट को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका टोटल अमाउंट मिलेगा जो अगर हमने हर साल 1000 रुपया इन्वेस्ट किया। तो ऐसे टाइम पे अभी बस कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, सम्स को डायरेक्टली कैलसी पे कैसे करना है, इतना कुछ भी लिखना नहीं है, बस कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट क्या होगा मेरा जो फाइनल मिलने वाला है मुझे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू, टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू, इट विल बी, सपोज मैं आगे अभी क्या करूंगा, फर्स्ट 1000 रुपीज जो है दैट इज ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखना ये फॉर्मूला मैं जानबूझ के अभी अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि तुमको बस इसका कंसेप्ट समझना है अभी, ठीक है, समझो। तो अगर मैं डाल रहा हूं 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं, आज का क्लास लिखना नहीं है, बस प्रवचन को बहुत मन लगा के शिद्दत से सुनना है बस, ठीक है। तो सुनते हैं अभी फिर से, अगर मैं 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं फर्स्ट ईयर का, मतलब प्रिंसिपल था 1000 रुपीज, उसके लिए फॉर्मूला क्या है P इंटू 1 प्लस आर, मतलब कितना 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% डिवाइड बाय 100, कितने सालों के लिए 5 सालों के लिए। इसका अमाउंट मिल जाएगा, इसका टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 5 साल बाद, वो मिल जाएगा इस फॉर्मूले से, करेक्ट है। प्लस अगर मैं कर रहा हूं तो प्लस करूंगा सेकेंड 1000 रुपीज जो इन्वेस्ट किया उसका फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस 10% डिवाइड बाय 100, और ये 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया है 4 सालों के लिए, तो यहाँ पे मिलूंगा टू दी पावर 4, करेक्ट है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखते जाऊं, करेक्ट, ऐसे लिखते हैं अपन टू दी पावर 3, करेक्ट है। प्लस अगर फोर्थ वाला जो इन्वेस्ट किया वो होगा 1000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे जहां पे 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 टू दी पावर 2, और लास्ट वाला 1000 रुपीज जो इन्वेस्ट किया उस पर लिखेंगे 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 टू दी पावर 1। इतना बेसिक समझ में आया क्योंकि यहाँ पे 1 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा उसका। अब मतलब क्या समझ में आ रहा, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें नेक्स्ट स्टेप में जो करूंगा दैट इज 1000 जो दिखाई दे रहा है उसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, सिर्फ
मतलब समझो इसका टोटल अमाउंट कैसे निकाल रहा हूं अभी मैं। इसी के बाद ट्रिक जो है बहुत सिंपल और लगी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है तो अभी मैं 1000 रुपीज को अगर कॉमन ले लिया तो अंदर टर्म्स जो बचेंगे, अंदर क्या बचेंगे, सब ब्रैकेट वाले टर्म्स अंदर बचेंगे, करेक्ट है, और बीच में प्लस का साइन आता जाएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट जो है, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या दिखाई दे रहा, देखो अगर फर्स्ट ब्रैकेट की बात किया तो इसमें ये टर्म्स है, तो फर्स्ट ब्रैकेट को अगर कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट कैलसी पे देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100, इसको मैं लिख सकता हूं, देखना अभी फर्स्ट सिर्फ वन टाइम बता रहा हूं मैं, बेसिक है ये इसलिए, ठीक है। 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100, इसको सॉल्व करना है तो हम इसको क्या लिखते हैं, 110 डिवाइड बाय 100। ये कैसे आया, ये आया इस तरह से, कैसे कि हमने 100 प्लस 10 टोटल डिवाइड बाय 100 हो गया, मतलब ये अपने को मिलता है यहाँ से 110 डिवाइड बाय 100, करेक्ट है। ये तो बेसिक समझ में आया। तो अभी मैं फर्स्ट ब्रैकेट को लिख रहा हूँ 110 डिवाइड बाय 100, सब लोग कैलसी पे साथ में करेंगे, समझ में आएगा कैसे सॉल्व करते, कैलसी लेते हाथ में, करना सॉल्व, 110 डिवाइड बाय 100, अब दबाना इक्वल टू का साइन, आ रहा है 1.1, करेक्ट है। अब ये जो पावर में 5 है, टू दी पावर 5, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं बोल रहा हूं इनटू इक्वल टू, सबसे पहले क्या किया मैंने, 110 डिवाइड बाय 100 किया, फिर इक्वल टू दबाया, तब जाके तुम्हारे पास कैलसी का आंसर आया 1.1। इसके बाद तुमने दबाना है इनटू का साइन, इनटू का बटन और इक्वल टू का बटन, ठीक है, इनटू का बटन एंड इक्वल टू का बटन दबाओ तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1.21। और जब तुमने इतना किया तो तुमको तुरंत यहाँ पे आके काउंट करना है, काउंट हो जाएगा 2 काउंट, 2 काउंट्स, ठीक है, माइंड में काउंट किया मतलब बोला हमने 2 काउंट। अब इसके आगे अगर मैं इक्वल टू दबाऊंगा, सिर्फ इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं काउंट करूंगा 3, इसके आगे इक्वल टू दबाया तो मैं काउंट करूंगा 4, इसके आगे इक्वल टू दबाया तो मैं काउंट करूंगा 5 काउंट। हमको जाना कितना है, पावर में है 5, तो हमको 5 काउंट्स तक जाना है, इसका डायरेक्ट आंसर ऐसे आता, ठीक है। तो अभी हमने इनटू इक्वल टू कर दिया था, 1.21 आ रहा है, फिर से एक बार स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है, अगर कोई अटक गया रहेगा तो मैं कर रहा हूं 110 डिवाइड बाय 100, करेक्ट है। अब दबाओ इक्वल टू का साइन, आ रहा है 1.1, अब दबाना इनटू इक्वल टू, काउंट करेंगे 2 काउंट हो गया, अब सिर्फ इक्वल टू का बटन दबाएंगे, 3 4 5 काउंट पे आके मैं रुक गया, करेक्ट है। तो 5 काउंट पे आके अगर मैं रुक गया तो आंसर कितना दिखाई दे रहा, 1.61051, this is nothing but the value of first bracket, this is nothing but value of first bracket। Similarly second bracket जो है इसको अगर हम कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 110 डिवाइड बाय 100 प्लस क्या आ जाएगा, सॉरी 110 डिवाइड बाय 100, करेक्ट, इतना किया, अब इक्वल टू दबाओ, फिर आया 1.1, अब करना इनटू इक्वल टू, 2 काउंट किया, 3 4 पे आके रुपए, क्योंकि टू दी पावर 4 है सेकंड ब्रैकेट का, तो वहां पे आंसर आ जाएगा प्लस 1.4641, समझ में आ रहा। सिमिलरली थर्ड ब्रैकेट का भी निकालेंगे, 110 डिवाइड बाय 100 इनटू इक्वल टू किया तो 2 काउंट्स हुआ, 3 काउंट तक जाना है, तो आ रहा है 1.331। देन नेक्स्ट ब्रैकेट, फोर्थ ब्रैकेट, 110 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू करो, अब करो इनटू इक्वल टू 2 काउंट करना है, वहीं पे रुकना है, तो क्या आएगा 1.21, करेक्ट है। ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक, 1.1। अब लास्ट ब्रैकेट बचा 110 डिवाइड बाय 100 और इसके पावर में 1 ही है, तो इसको इनटू इक्वल टू करेंगे तो 2 काउंट आएगा, तो इनटू इक्वल टू नहीं करना है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1.1, करेक्ट है। अब अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि ये सर ने सेकंड जो स्टेप किया है वो समझ में ही नहीं आया, तो अभी देखो एक बार मैं बताता हूँ क्या किया यहाँ पे मैंने, सुन लो, बस ध्यान से सुनना, ठीक। अब इसको अगर मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, ये सेकंड ब्रैकेट, सेकंड जो स्टेप किया हमने वो आया कहाँ से, देखो ये सेकेंड स्टेप आया यहाँ से। अगर मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में बचता है मेरे पास 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 टू दी पावर 5 प्लस सेकेंड ब्रैकेट बचता है 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 टू दी पावर 3 प्लस 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 टू दी पावर 2 प्लस 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 टू दी पावर
1, ये ऐसा आया। और उसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट्स को सॉल्व किया और ब्रैकेट्स के सॉल्यूशन हमने इसके अंदर लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, इसके वैल्यूज टोटल कर दो, मतलब 1.61051 प्लस 1.4641 प्लस 1.331 प्लस 1.21 प्लस 1.1 इक्वल टू आंसर आ जाएगा 6.7। देखना ब्रैकेट का आंसर आ रहा है यहाँ से, दैट इज 6.71561 और इनटू बस क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल आंसर जो आएगा, तो फाइनल आंसर दैट इज बी इक्वल टू 6,715.61 रुपीज। मतलब क्या समझ में आ रहा, अगर मैं हर साल स्टार्टिंग में बैंक में 5,000 रुपया बैंक में 1,000 रुपया हर साल इन्वेस्ट कर रहा हूं अप टू 5 इयर्स, तो 5 साल के बाद मतलब ही 5th ईयर के एंड में मुझे कितना पैसा मिलेगा बाहर, मुझे मिलेगा 6,715 रुपीज। इतना टोटल मिलेगा। इतना टोटल कैसे आया, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऐड होते गया, करेक्ट है। तो इस तरह से हमें क्या मिला, हमें इसके वैल्यूज मिल गए, जहां पे हमने क्या किया था, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मनी इन्वेस्ट किया था। होप सो ये टाइप सबको समझ में आए। इसको अब सॉल्व करना कैसा, सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल। सॉल्व करना है इसको डायरेक्टली कैलसी पे, ये पूरे टर्म को, तो पूरा टर्म कैलसी पे कैसे सॉल्व होगा, इतना याद रखना है हमको। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, ये देखो सबसे पहली बात तो ये है कि टोटल अमाउंट जो होता, टोटल अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 टू दी पावर टी, करेक्ट है। अब ऊपर वाले जो टर्म में हमने क्या किया था, टोटल अमाउंट निकाला। देखना ध्यान से, सब कैलसी वाली बात बता रहा हूं, बहुत सिंपल, और यही कैलसी का ट्रिक सभी सम्स में अप्लाई करना है हमको। ध्यान से सुनो, अगर हमने निकाला था टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट हमने निकाला था, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल को कॉमन ले लिया था और एक मल्टीप्लाई बाय एक ये ब्रैकेट आया था, करेक्ट है। अब ये ब्रैकेट का वैल्यू निकाल, देखो प्रिंसिपल में जो 1000 रुपीज वो हमने बाहर निकाल लिया, पर अंदर का जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो बहुत लेंथी है। उसको सॉल्व करने के लिए अपने पास सिर्फ क्या है, 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 टू दी पावर टी प्लस, ऐसे हम करते गए थे आगे तक, करेक्ट है। ब्रैकेट वाला टर्म मतलब ही ये था, मतलब ही 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100। अभी मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अपने पास, 10%। कितने सालों के लिए, 5। तो हमको क्या करना है, इसमें करना है 110, ये बन जाएगा 110 डिवाइड बाय 100, करेक्ट है जो हमने किया था। तो 110 डिवाइड बाय 100 करो, इक्वल टू दबाओ 1.1 आ रहा है। अब 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया। फर्स्ट सम थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने को, पर बहुत सिंपल है, यकीन मानो। ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कंसेप्ट तो तुमको समझ में आ रहा है, पर सॉल्व करने के लिए भी सच में सिंपल है ट्रिक, ठीक है। तो फिर से क्या किया हमने, 110 डिवाइड बाय 100 किया, तो आंसर आ रहा है इक्वल टू करके 1.1। ये 1 आया। अब 5 सालों की है तो हमको करना है इनटू, इक्वल टू किया तो 2 काउंट हुआ। अब जाना है 5 साल तक, तो 3 4 5, यहाँ पे आके रुक जाओ। कितना आ रहा है आंसर तुम्हारा, कैलसी पे आता रहेगा 1.61051। अब कैलसी के ऊपर इस साइड में, मतलब ये कौन सा है, राइट कॉर्नर, सॉरी लेफ्ट कॉर्नर पे तुमको दिखाई देगा जीटी का बटन है, करेक्ट है। तो जीटी का जो बटन है, जीटी ये वाला जो बटन है, देखो व्हाइट कलर में रहेगा शायद से, जीटी का जो बटन है, इस बटन को प्रेस करो। जीटी बटन प्रेस करते ही तुम्हारे पास आंसर आ रहा है इसका 6.71561। दिस इज नथिंग बट टोटल ब्रैकेट जो तुमने एक एक सॉल्व किए थे ना, उसका देखो डायरेक्टली आंसर आ रहा है 6.71561, ठीक है। और इसको बस क्या करना है, प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रिंसिपल कितना दिया था, 1000 रुपीज प्रिंसिपल दिया था। हमें बोला गया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हर साल 5 सालों के लिए। तो 5 साल बोले तो हमने कैलसी पे इनटू इक्वल टू 5 टाइम्स किया था। उसके बाद एक आंसर आया, बस इनटू 1000 कर दो अभी, और जीटी किया था, फिर इनटू 1000 कर दो। फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 6715.61 रुपीज, विच आंसर इज गेटिंग मैच्ड, करेक्ट है। देखो ये दोनों आंसर मैच हो गए, समझ में आया। तो इसके साथ हमने क्या देखा कि कैलसी के ऊपर अगर हमें क्या करना है, निकालना है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाला जाता, इस तरह से निकाला जाता। होप सो सबको समझ में आया ये सब, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो इसके अभी हम बोर्ड टाइप्स करने वाले हैं, बस ध्यान से सुनना है। क्या बताया, आज के प्रवचन को मन लगा के शिद्दत से ध्यान से सुनना है, बस, करेक्ट है। बढ़ते अभी सेकेंड टाइप देखते हैं हम, ये समझ में आ जाएगा, रुको।
बस कुछ भी माइंड में थिंग्स मत लेके आओ, ठीक है, मतलब कुछ भी सोचो मत, सिंपल है टर्म्स, बहुत सिंपल है। अब फ्यूचर वैल्यू में हमने फर्स्ट देखा जब हमने स्टार्टिंग में मनी इन्वेस्ट किया। अब मैं बोल रहा हूं अगर मैं एंड ऑफ द ईयर को मनी इन्वेस्ट कर रहा हूं, एंड ऑफ द ईयर पे मनी इन्वेस्ट कर रहा हूं, मतलब क्या, सपोज मेरे पास अभी आ जाएगा ये सेकेंड टाइप हम करने जा रहे हैं, second type, that is future value when we are investing money at the end of the year। अगर हमने मनी एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्ट किया तो इसका जो टाइमलाइन बनेगा, टाइमलाइन देखना अगर मैं बना रहा हूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, टाइमलाइन कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, जहां पे अगर मैं बोल रहा हूं अगर ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है, अब ईयर्स को देखना, मैं बोल रहा हूं 0 स्टार्ट ऑफ द ईयर, देन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, ऐसा कुछ किया हमने, ठीक है। तो अभी फिफ्थ ईयर तक आ गए हम, सेकेंड, अभी देखते हैं, अभी टाइमलाइन बना दिया। अब मैंने क्या बोला, अगर ये है 0 मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर, मैं लिख रहा हूं 1 बोले तो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, करेक्ट है, ये लिखा मैंने 2 3 4 एंड 5। अब इसमें मैं फिर से बोल रहा हूं अमाउंट में 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं, सेम एग्जांपल, ठीक है, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है 5 सालों के लिए, पर यहाँ पे इन्वेस्ट जो मैं कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टार्ट है, स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया, 0 रुपीज, क्योंकि स्टार्ट में कर रहा हूं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एंड ऑफ द ईयर बोले तो मैं यहाँ पे 1000 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा, सबको समझ में आया। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, फोर्थ ईयर पे भी, एंड एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर भी हमने 1000 rupees invest किया। Now what is the question? Question is what is the total amount I will be getting at the end of the fifth year? At the end of the fifth year total amount कितना मिलेगा, मतलब ही मुझे क्या करना है, फिफ्थ ईयर के एंड पे ही निकलना है, फिफ्थ ईयर के स्टार्ट पे नहीं, या तो सिक्स्थ ईयर के एंड पे नहीं, हमें क्या बोला 5 साल के बाद, 5 साल के बाद बोले तो फिफ्थ ईयर जब खत्म होएगा 31 दिसंबर आएगा, वो हो गया 5 साल कंप्लीट हो जाते वो टाइम पे, करेक्ट है। तो मतलब ही इस पॉइंट पे मुझे टोटल अमाउंट, इस पॉइंट पे मुझे टोटल अमाउंट कितना है वो फाइंड आउट करना है, करेक्ट है। तो अभी टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना आएगा, अब देखना यहाँ पे क्या होगा, जो मैंने फर्स्ट बनाया है, फर्स्ट बोले तो कौन, जो 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया उसके ऊपर कितने सालों के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, देखना 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए उस 1000 रुपीज पे इन्वेस्ट मिलेगा। मतलब फर्स्ट जो वैल्यू इन्वेस्ट किया उसके ऊपर मिलेगा मुझे 4 साल के लिए इंटरेस्ट, करेक्ट है। सेकेंड जो वैल्यू इन्वेस्ट किया उसके लिए मुझे मिलेगा 3 साल के लिए इंटरेस्ट, थर्ड के लिए मुझे मिलेगा 2 सालों के लिए इंटरेस्ट, फोर्थ के लिए मुझे मिलेगा 1 साल के लिए इंटरेस्ट, और लास्ट में जो वैल्यू इन्वेस्ट किया है, लास्ट में जो वैल्यू इन्वेस्ट किया उसके लिए मुझे कितने सालों के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, उसके लिए मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब मैंने क्या किया, आज मैं गया, आज था फिफ्थ ईयर का एंड, आज मैं गया बैंक में 1000 रुपए जमा किया और मैंने पूरा अमाउंट बाहर निकाल लिया, मतलब क्या किया, पैसा दिया और पैसा लिया। तो इसमें क्या होगा, इस ट्रांजैक्शन में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लास्ट वाला जो 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया है वो वाला, मतलब ही उस वाले पे बैंक इंटरेस्ट नहीं देगा, तो उसके लिए 0 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। इतना बेसिक समझ में आया। तो लास्ट वाले के लिए इंटरेस्ट तो नहीं मिला। अब इसका टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखना फिर से इसमें बेसिक अगर मैंने लगाया तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, दैट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, फिर से वही अपना 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया मैंने, करेक्ट है, उसका फॉर्मूला है 1 प्लस आर बोले तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। इसके लिए कितने सालों पर इंटरेस्ट मिल रहा, 4, मतलब कितना लिखूंगा मैं 4, करेक्ट है, प्लस लिखूंगा मैं 1000 अंदर लिखूंगा 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 टू दी पावर लिखूंगा 3, क्योंकि सेकेंड जो इन्वेस्ट किया उसके लिए 3 सालों पे इंटरेस्ट मिलेगा, करेक्ट है। सिमिलरली थर्ड अगर मैं कर रहा हूं तो 1000 ब्रैकेट में लिखूंगा 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100
टू दी पावर 2 लिखूंगा मैं। और सिमिलरली अगर मैं लिख रहा हूँ 1000 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 टू दी पावर 1, ये चारों साल का हो गया। पर हमने फिफ्थ ईयर के एंड पे भी 1000 रुपीज दिया, इंटरेस्ट नहीं मिला, पर हमने इन्वेस्ट किया। तो हमने वो जो इन्वेस्ट किया उसको हम क्या लिखेंगे, 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया। सो इसके साथ में जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था उसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, सुन लो पहले। हम इसको लिखना चाहिए 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100। इंटरेस्ट कितने सालों के लिए, 0, क्योंकि डाला और पैसा निकाला। ठीक है, डाला और पैसा निकाला तो एक दिन का भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया कर सकते। तो मतलब टू दी पावर 0 एंड एनीथिंग टू दी पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। मतलब ये मैं लास्ट वाला जो वैल्यू है यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ। करेक्ट है, अब इतना बेसिक समझ में आया। अब इसको अगर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या कर सकते हैं, हम इसको करेंगे 1000 रुपीज को मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर ब्रैकेट में मेरे पास कौन से टर्म्स बचे, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट बचा, डेट इज 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 टू दी पावर 4। सेकेंड बचा 1 प्लस 10 टू डिवाइड बाय 100 टू दी पावर 3। थर्ड बचा है 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 टू दी पावर 2। एंड लास्ट बचा है 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 टू दी पावर 1। एंड लास्ट वाला जो है 1000 की जगह में क्या लिखना चाहिए, सिर्फ 1 लिखना चाहिए। इसको नहीं भूलेंगे, इसको कंसीडर किया जाए, क्योंकि 1000 अगर बाहर आया तो उसकी जगह पे कौन जाएगा, 1 ना, और वहां पे क्या है प्लस, तो प्लस 1000 की जगह क्या आएगा, प्लस 1। बेसिक समझ में आया। अब इसको अगर कैलकुलेट करना है तो इसमें बेसिक क्या हो रहा है, प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट से। अब ब्रैकेट वाला टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह से करेंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या करना चाहिए देखना, इसको मैं बेसिक वैसे कर रहा हूँ, फिर से वीडियो को फॉरवर्ड करने की मत सोचो, या तो फिर इतनी जल्दी बोर मत हो जाओ, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। कंसेप्ट बिल्ड हो गया, बहुत सिंपल समझे, ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट किया तो क्या करूंगा मैं, 110 डिवाइड बाय 100, करेक्ट है, इक्वल टू क्या तो आ रहा है 1.1। अब करना इनटू इक्वल टू, काउंट करेंगे 2 3 4 पे आके रुक गए। आंसर इसका मिल रहा है, इसका आंसर हमें मिलेगा दैट इज 1.4641। फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर है। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट क्या आएगा, 110 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू किया, इनटू इक्वल टू 2 काउंट किया, 3 काउंट किया, देन आ रहा है 1.331 प्लस आ जाएगा 110 डिवाइड बाय 100 इंटू इक्वल टू, तो आ जाएगा 1.21 प्लस आ जाएगा यहाँ पे 110 डिवाइड बाय 100, करेक्ट, इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1.1 और लास्ट में प्लस 1 एज इट इज, करेक्ट है। और इसका अगर वैल्यू कैलकुलेट किया तो 1000 बाहर बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये देखना 1.4641 प्लस 1.331 प्लस 1.21 प्लस 1.1 प्लस 1, तो इसका टोटल आंसर आ रहा है अपने पास 6.1051, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 1000 तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा डेट विल बी इक्वल टू 6105.1। ठीक है, तो अगर हमने बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज ईच ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, इसका मतलब अभी समझो, अगर मैं साल के एंड में 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, वही एग्जांपल 5 सालों के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना है 10%, तो मुझे कितना मिलेगा 5 साल के बाद, मुझे मिलेगा 6105 रुपया, और जहां पे ऊपर मुझे मिल रहा था 6715 रुपया, मतलब ये अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है। अमाउंट में डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि ऊपर का जो एग्जांपल दिखाई दे रहा, जो हमने लास्ट पैसा डाला था बैंक में, देखो लास्ट पैसा बोले तो कौन सा, ये वाला जो लास्ट पैसा बैंक में डाला था, उसके ऊपर भी 1 साल का इंटरेस्ट मिला। जहां पे अगर हमने एंड में पैसा इन्वेस्ट किया, जो लास्ट पैसा है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट नहीं मिला, इसलिए वो इंटरेस्ट इसमें से निकल गया। समझ में आया, और इसका आंसर आया 6105.1। ठीक है, अब जब इसको कैलकुलेट करना है कैलसी पे, तो कैलसी पे डायरेक्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे देखना, कैलसी पे आ जाएगा, इसमें भी सेम, इसमें मैं लिखूंगा 1000 को बाहर रखूंगा, और अंदर ब्रैकेट वाले टर्म्स जो है उसको देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें एक टर्म थोड़ा सा चेंज है, देखो क्या आएगा। सबसे पहली बात तो हम करेंगे 110 डिवाइड बाय 100, इतना किया, अब इक्वल टू दबाओ, 1.1 आ रहा है, कितने साल है, 4 साल। ठीक है, मतलब हमको करना क्या था, इसमें 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है ना, तो कैलसी पे जब हम करेंगे तो टाइम जितना भी दिया, टाइम कितना दिया 5 इयर्स, टाइम को करना है -1, टाइम को करना है -1, मतलब हम कितना करने वाले हैं अभी यहाँ पे 4, और इसमें करना है जीटी, इसमें करना है जीटी +1। इसका मतलब क्या, अभी देखो 1.1 आया, फिर से करते 110,
करना 110 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू दबाओ 1.1 आ रहा है। अब इनटू इक्वल टू किया तो 2 काउंट्स किया, जाना है कितना टाइम में -1 किया 4 टाइम जाना है तो 3 4 आंसर आ रहा है 1.4641 1.4641। अब बटन दबाना है जीटी का, अब बटन दबाते हैं हम जीटी का, तो जीटी का बटन दबाना है और +1 करना है। +1 क्यों, ये देखो ये जो 1000 रुपीज है ना लास्ट वाला जहां पे हमने लिखा ये +1, इस +1 को हमको लास्ट में ऐड करना है जीटी करने के बाद। जीटी किया मतलब ये टर्म हमने डायरेक्टली ऐड किया कैलकुलेटर पे, कैलसी ने वो काम करके दिया, हमको क्या करना है उसमें +1, करेक्ट है। और +1 कर दिया, +1 सो और इक्वल टू दबाओ तो आंसर अभी दिखाई देगा 6.1051, जिसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6105.1 रुपीज। होप सो सबको सिंपली समझ में आ रहा हमने क्या किया, करेक्ट है। तो इस तरह से जब फ्यूचर वैल्यू में दो टाइप्स, एक तो हुआ स्टार्ट ऑफ द ईयर, एक हुआ एंड ऑफ द ईयर। अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर किया तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं, कैलसी पे करो, जीटी का बटन दबाओ, इनटू प्रिंसिपल करो। जहां पे एंड ऑफ द ईयर आ जाए तो यहाँ पे क्या करना है, टाइम इज -1 एंड जीटी में +1, टाइम में -1 जीटी में +1 कर दो, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब भी तुमको नया नया पढ़ रहे इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट, यकीन मानो बहुत ज्यादा सिंपल है, करेक्ट है। तो इसी के बाद इसी के साथ समझ में आया कि हमको कितना पैसा फ्यूचर वैल्यू में कैसे कैलकुलेट किया जाता, करेक्ट है। और इसी में एक छोटा टर्म, ये जो हम हमेशा 1000 बाहर लिख लेते हैं और इसको जो हम ये ब्रैकेट जो बोलते हैं ना, ये देखो ये वाला जो ब्रैकेट है जो हमने लास्ट में भी अभी यहाँ पे बनाया, एंड वाले केस में भी देखो ये जो ब्रैकेट की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं इसको बोला जाता फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, इसको बोलते हैं हम फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ठीक है। जहाँ पे एन्युटी कितना है, इंस्टॉलमेंट्स का फैक्टर हम यहाँ से निकालते हैं। बेसिक समझ में आ रहा, करेक्ट है। होप सो सबको सच में सिंपली समझ में आ रहा है, करेक्ट है। समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर करो, ठीक है, बताओ मुझे कैसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक। अब हम बढ़ते प्रेजेंट वैल्यू की तरफ। फ्यूचर वैल्यू पढ़ लिया, अब पढ़ते हम प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू दैट इज थर्ड टाइप पढ़ने जा रहे हैं अभी हम प्रेजेंट वैल्यू का। अब तक हमने फर्स्ट टाइप देखा फ्यूचर वैल्यू का स्टार्टिंग केस, सेकेंड टाइप देखा फ्यूचर वैल्यू का एंड केस। अब हम देखने जा रहे हैं दैट इज फ्यूचर वैल्यू का, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू का स्टार्ट वाला केस। प्रेजेंट वैल्यू का स्टार्ट वाला केस बहुत सिंपल। प्रेजेंट वैल्यू का एग्जांपल क्या बताया था मैंने, प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट जहाँ पे टोटल अमाउंट स्टार्टिंग में मिलता, मतलब मैंने अगर लोन लिया है किसी से तो मैं लोन तो आज लूंगा पर उसको मैं जब रीपे करूंगा या तो उसको जब मैं चुकाऊंगा मतलब पैसे रिटर्न करूंगा तब मैं उसको इंस्टॉलमेंट्स में रिटर्न करूंगा और इंस्टॉलमेंट्स ऐसा चलता जाएगा पार्ट वाइज छोटा छोटा, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने टोटल अमाउंट आज लिया, टोटल अमाउंट अगर स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू का सम। बेसिक समझ में आया, मतलब ही अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हम फिर से यहाँ पे टाइमलाइन बनाएंगे, टाइमलाइन से बहुत सिंपल समझ में आता। एग्जाम में अगर कहीं भी अटक गए ना, याद रखना टाइमलाइन बनाओ, बहुत सिंपल चीजें समझ में आ जाएगी लगीच, ठीक है। तो अगर मैं अभी टाइमलाइन बनाया सपोज मैंने, तो टाइमलाइन में अगर मैंने सिंपल अभी एग्जांपल थोड़ा चेंज करते हैं हम, चलो कुछ एग्जांपल कुछ ऐसा दिया है कि उसको अभी बैंक में इतना पैसा डालना है, ठीक है। लोन का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं मैं, कुछ ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं कि उसको अभी आज की डेट में बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर उसको हर साल 5,000 रुपया बैंक से निकालना है, हर साल बैंक से 5,000 रुपया निकालना है उसको। मतलब उसने क्या किया, आज बड़ा अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर दिया ताकि हर साल वो बैंक से 5,000 रुपया निकाल पाएगा, करेक्ट है। तो बैंक से जब वो 5,000 रुपया निकाल पाएगा, उसको निकालना है ये 8 सालों के लिए। हम 8 इयर्स का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टाइमलाइन बना रहा हूं तो यहाँ पे आएगा ये 0 जो आज की डेट है, करेक्ट है। ये आएगा फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट है। इसको मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट है। तो आज उसको कितना पैसा डालना पड़ेगा,
आज उसको टोटल अमाउंट जो है बैंक में, देखना बैंक में उसको जितना हम कर सकते हैं ना, हम क्या बोलेंगे, तुम सिंपली बोल सकते हैं कि 5000 उसको रोज हर साल निकालना है 800 के लिए, तो 5 into 8, ठीक है, तो तुम ऐसा बोलेंगे उसको 8 5 40, करेक्ट है, तो उसको 40,000 आज बैंक में डालना चाहिए, तब जाके उसको बैंक में से 5,000 और निकाल सकता है, ठीक है। पर अगर ऐसा किया उसने, तो उसके पास बैंक में अगर इसने पैसा दिया 40,000, तो बैंक इसको उस पैसे पे इंटरेस्ट भी देगा, मतलब 40,000 प्लस इंटरेस्ट उसके बैंक अकाउंट में हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके उसके पास बैंक में पैसा बचा रह जाएगा, करेक्ट है, उसको वो नहीं चाहिए, बैंक अकाउंट उसको जीरो करना है जब एट द एंड ऑफ 8 ईयर, मतलब ही आज उसको कितना पैसा, टोटल अमाउंट आज कितना भरना है वो चाहिए। तो मैंने क्या बताया, जब टोटल अमाउंट स्टार्टिंग में आ जाए, आज आ जाए, प्रेजेंट में आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू का सम। अब उसको हर साल कितना निकालना है, 5,000 रुपीज, इतना तो पता है, मतलब ही देखना 5,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल के एंड पे 5,000 निकाला, मतलब क्या किया उसने, आज प्रेजेंट में उसने कुछ अमाउंट दिया, अब उसके बाद उसको एक साल के बाद कितना 5,000 निकाला, उसके आगे चल के एक साल बाद 5,000 निकाला एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, मतलब आज 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया तो 31 दिसंबर को उसको क्या करना है, पैसा निकालना है, ऐसा समझ के चलो। तो 5,000 एट द एंड वो निकाल रहा है, तो यहाँ पे भी उसने निकाला, यहाँ पे भी उसने, मैं इसको 5K लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, 5K, होप सो सबको समझ में आता। 5,000 उसने मनी क्या किया, विड्रॉ करते गया वो, करेक्ट है, और अब उसके बैंक में 0 रुपीज होने चाहिए, तो अब उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, अब उसको देखना बैंक में उसको इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा किस हिसाब से, इंटरेस्ट उसको मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलेगा उसको 1 साल का इंटरेस्ट, करेक्ट है। अब ये 5,000 हट जाएंगे तो यहाँ पे उसको मिलेगा 2 सालों का इंटरेस्ट, फिर उसको मिलेगा 3 सालों का इंटरेस्ट, 4 साल का इंटरेस्ट, 5 साल का इंटरेस्ट, देन सिमिलरली 6 सालों के लिए इंटरेस्ट, 7 सालों के लिए इंटरेस्ट एंड 8 सालों का इंटरेस्ट उसका, ऐसा समझ में आ रहा अपने को, करेक्ट है। मतलब ही कुछ इन्वेस्ट किया, उसमें से 5,000 फर्स्ट ईयर में निकाल दिया, तो उस अमाउंट पे सिर्फ 1 ही साल का इंटरेस्ट मिल पाया, उतना अमाउंट हट गया। अब जितना अमाउंट बचा है उसके लिए उसको 2 सालों का इंटरेस्ट मिलेगा, फिर वो अमाउंट भी हट जाएगा, फिर उसके लिए बाकी रिमेनिंग इसके लिए 3 साल का इंटरेस्ट। होप से ये मीनिंग समझ में आ रहा सबको, करेक्ट, प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको इतना समझ में आ रहा कि उसका इंटरेस्ट ऐसा हो रहा है, तो इसको अगर टोटल अमाउंट अभी कितना देना है वो निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू में हम काम उल्टा करेंगे, याद रखना, प्रेजेंट वैल्यू में एक काम उल्टा करेंगे। अब ये तो केस कौन सा है, एट द एंड ऑफ द ईयर, हमने स्टार्ट लिख दिया क्या, सॉरी, यहाँ पे ये एंड वाला केस है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू में देखना, क्यों, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर उसने क्या किया, पैसा निकालना स्टार्ट किया, पैसा निकालना स्टार्ट उसने एट द एंड ऑफ द ईयर किया, तो ये एंड वाला केस हो। अब इसमें उल्टा काम करना है, मतलब क्या करना है, अगर मैं टोटल अमाउंट बोल रहा हूं तो टोटल अमाउंट में निकालता हूं कैसे, इट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5,000 को बाहर रखते हैं, करेक्ट है, मतलब ये जो ऊपर 1000 लिख रहे थे हम, देखना क्या किया था हमने, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 किया था, ठीक है, टू दी पावर T किया था, करेक्ट। इसमें हमने उल्टा क्या करना पड़ेगा, इसमें उल्टा ऐसा होगा, P एज इट इज रहेगा, अंदर वाला टर्म बचेगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 100 डिवाइड बाय आर। इसको ऐसा इस तरह से देखो भी मत, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें उल्टा करना है। ऊपर हमने अगर किया था 110 डिवाइड बाय 100 किया था ना ब्रैकेट में, तो यहाँ पे क्या करना है, 100 डिवाइड बाय 110, समझ में आ रहा, 110 डिवाइड बाय 100 नहीं, 100 डिवाइड बाय 110, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट घटते जा रहा है कहीं ना कहीं, करेक्ट है, इंटरेस्ट घटते जा रहा है इन द सेंस उसका अमाउंट, जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो अमाउंट कम होते जा रहा, इसलिए हमने इसको इस तरह से किया, करेक्ट है। तो हमने ऊपर लिखा 100 डिवाइड बाय 110, ऐसा उल्टा लिखा, और टू दी पावर कितने सालों के लिए, 8 साल, तो टू दी पावर आ जाएगा 8। सिमिलरली सेकंड क्या आएगा, सिमिलरली 5,000 बाहर आएगा, अंदर उल्टा लिखेंगे 100 डिवाइड बाय 110, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से यहाँ पे 10% है इसलिए, ठीक है, एंड टू दी पावर में चला जाएगा 7, प्लस क्या आएगा 5,000, अंदर लिखेंगे 100 डिवाइड बाय 110, टू दी पावर जाएगा 6, और ये ऐसा चलती जाएगी कहानी जब तक, कब तक, जब तक हम लिखेंगे प्लस 5K 100 डिवाइड बाय 110 टू दी पावर 1।
करेक्ट है। मतलब क्या, ये हमको मिला, ये देखो, ये 8 साल के लिए, 7 साल के लिए, 6, 5, 4, 3, 2, 1 साल के लिए, ऐसा समझ में आया। तो और टू दी पावर 0 नहीं है, देखना इसके लिए मिल रहा है 8 साल, 7 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3, 2, 1। यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे तो हमें टोटल अमाउंट निकालना है, करेक्ट है, वही हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से इसमें क्या होगा, इसमें भी 5000 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर अभी सभी ब्रैकेट वाले टर्म्स बचेंगे, टू दी पावर 8, टू दी पावर 7, टू दी पावर 6, टू दी पावर 5 एंड सो ऑन, ऐसे वाले टर्म्स बचेंगे जो हम डायरेक्टली अभी कैलसी पे निकालेंगे। कैलसी पे निकालना है बोले तो क्या करना है, उल्टा काम, बोले तो 100 डिवाइड बाय 110 इक्वल टू दबाओ, आंसर आ रहा है 0.909090, करेक्ट है। अब इनटू इक्वल टू दबाओ, काउंट करेंगे 2, कब तक जाना है, 8 तक, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, जहां पे आंसर आ जाएगा 0.466। क्या करना है, जीटी का बटन दबाया तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू मिलेगा वो हमें मिल रहा है 5.3349, जिसको मल्टीप्लाई करना है 5000 रुपीज से, जो हमें टोटल बता देगा कि हमने, देखना अभी इसको करना है इंटू 5000, जो मेरे को बताएगा मुझे अभी कितना देना है, 26,674.630, सिर्फ इतना। देखो अगर हम साइंस के स्टूडेंट है ना, साइंस स्टूडेंट को पूछो कि अगर तुझे हर साल बैंक से 5000 निकालना है और आज तुझे उसमें 8 साल तक, आज तुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो लोग जाएगा, हाँ 5 into 8 कितना हो गया, 40,000 आज बैंक में इन्वेस्ट कर दे, फिर तू हर साल 5000 निकालता जाएगा। नहीं पगले, हमको कितना निकालना है, हमको अभी कितना डालना पड़ेगा, 26,674, सिर्फ 40,000 नहीं इन्वेस्ट करना है अभी, सिर्फ 26,000 इन्वेस्ट करो, जिसके हेल्प से तुम हर साल 5,000 रुपया बैंक से निकाल सकते हैं और एट द एंड ऑफ 8 ईयर तुम्हारे बैंक में बैलेंस बचेगा 0। समझ में आ रहा, सिंपल है, करेक्ट। ये तो हुआ प्रेजेंट वैल्यू का एंड वाला केस। लास्ट टाइप बचा, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू का स्टार्टिंग वाला केस। अब अगर प्रेजेंट वैल्यू में स्टार्टिंग का केस बोल रहा हूं मैं, तो इसको टाइमलाइन से सिंपली समझ लेते हैं सिर्फ जल्दी से, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं अभी फोर्थ केस, दैट इज लास्ट वन, अब मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू का स्टार्टिंग वाला केस। प्रेजेंट वैल्यू का स्टार्टिंग वाला केस, स्टार्टिंग वाला केस का मतलब क्या होगा, देखना ये टाइमलाइन, इसमें सेम एग्जांपल लेंगे हम, जहां पे हमारे पास है, ये हो गया 0, आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, करेक्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मैं फिर से क्या बोल रहा हूं, मुझे 5,000 बैंक से निकालना है, बट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हर साल 8 सालों तक, बट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 8 सालों तक, मतलब क्या, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मैंने यहाँ पे 5,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे 5,000 डिपॉजिट करूंगा, 5,000 डिपॉजिट करूंगा, 5,000, सॉरी डिपॉजिट नहीं बोलना चाहिए, विड्रॉ करूंगा, करेक्ट है, मुझे हर साल 5,000 चाहिए, करेक्ट है। तो 8 साल तक ये 4 बार हुआ, ये होगा 5 बार, ये हो जाएगा 6 बार, ये हो जाएगा 7 बार, ये हो जाएगा 8 बार। देखो जो 7th इनिशियल हमने उसको क्या बोला था, इट इज कंसीडर्ड एज एंड ऑफ द 7th ईयर एंड स्टार्ट ऑफ द 8th ईयर। तो मुझे क्या करना था, 8 सालों तक स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 5,000 रुपए डिपॉजिट विड्रॉ करना है। तो आज की डेट में 10% के हिसाब से बैंक इंटरेस्ट देने वाला है, तो आज की डेट में बैंक में मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, तो बैंक को मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, बैंक को मुझे टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जब हम निकालेंगे, देखो टोटल अमाउंट जब हम निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे फिर से 5,000 जो है वो कॉमन आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट में क्या जाएगा, देखना अभी हम उल्टा काम करेंगे, मतलब ही 100 डिवाइड बाय 110 पावर में कितना होगा, पावर में होगा, देखना ये जो लास्ट वाला जो लिखा है इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सिर्फ 7, ठीक। तो यहाँ पे पावर में आएगा 7, प्लस करना पड़ेगा 5 के, ब्रैकेट में लिखेंगे 100 डिवाइड बाय 110 टू दी पावर जाएगा 6, और ऐसा कर करके लास्ट में चला जाएगा 5 के, लास्ट में लिखेंगे 100 डिवाइड बाय 110
जो लास्ट वाला जो 5000 है, मतलब ये वाला 5000 जो है उसके लिए कितना है, उसके ऊपर मिलेगा पावर में 0, क्योंकि वो डाला मतलब जिस टाइम हमने बैंक में मनी डिपॉजिट कर रहे हैं आज उसी टाइम 5000 मैंने निकाल लिया। जिस टाइम मतलब टोटल अमाउंट स्टार्टिंग में मैं बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ बैंक में, उसी दिन मैंने 5000 बैंक से निकाल लिया। अब अगले साल के स्टार्टिंग में मैं 5000 निकालूंगा, ऐसा करेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें फिर से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5000 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ब्रैकेट वाले टर्म्स, मतलब ब्रैकेट वाले टर्म्स को यहाँ पे निकालो, और लास्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सिर्फ टू दी पावर 0 है, मतलब ये पूरा टर्म बचेगा 1, मतलब लास्ट में क्या हो रहा है प्लस 5000 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो फिर से वो वाला कैसे 100 डिवाइड बाय 110 इक्वल टू दबाव 0.9090 आ रहा है, इनटू इक्वल टू दबाव 2 टाइम्स काउंट किया, 7 बार जाना है अभी, तो 3 4 5 6 7 इतना किया तो आ रहा है 0.513। अब जीटी दबाओ, जीटी दबाया तो आ जाएगा आंसर 4.8684, प्लस करना पड़ेगा 1, जो 5000 लास्ट में लिखा है उसका प्लस 1 कर दिया, तो प्लस 1 किया तो आंसर आ जाएगा 5.8684 इनटू 5000 किया तो आंसर आ जाएगा 29,342 रुपीज। अब देखना इस अमाउंट में डिफरेंस क्या है, हमको पहले इन्वेस्ट करना पड़ रहा था 26,000, अब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 29,000। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया और तुरंत पैसा निकाल लिया, मतलब उस 5000 पे मुझे इंटरेस्ट ही नहीं मिला। समझ में आया। तो इससे क्या हो गया, वो 5000 मुझे तुरंत बाहर निकालना पड़ा, इस वजह से इंटरेस्ट नहीं मिला, तो इसलिए टोटल अमाउंट जो थोड़ा ज्यादा डालना पड़ा हमें अंदर। तो होप सो सबको समझ में आ रहा। अब इसमें कंक्लूड करने के लिए आज यही पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसके सम्स भी करेंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा इंटरवल लेते हैं। इंटरवल से पहले अभी एक छोटा बस इसका कंक्लूड अगर किया हमने तो क्या समझ में आता। देयर आर 4 टाइप्स, एक आता है फ्यूचर वैल्यू जिसमें आता है स्टार्ट वाला केस जो हमने फर्स्ट पढ़ा, फिर आता है फ्यूचर वैल्यू एंडिंग वाला केस, फिर आता है प्रेजेंट वैल्यू, अगेन पहले हमने देखा था इसमें एंड वाला केस, करेक्ट है, और फिर प्रेजेंट वैल्यू फॉर स्टार्ट वाला केस। हमें शायद देखना प्रेजेंट वैल्यू मतलब कुछ तो भी काम उल्टा किया, क्योंकि देखो फ्यूचर वैल्यू में पहले हमने स्टार्टिंग वाला केस पढ़ा, एंडिंग वाला पढ़ा। प्रेजेंट वैल्यू में उल्टा काम क्या किया, पहले एंडिंग वाला केस पढ़ा फिर स्टार्ट वाला केस पढ़ा। ये जो चीजें बोलता हूँ ना मैं, ये चीजें रिटेंशन मतलब रिकॉल करने को बहुत आसान जाती है, इसलिए मैं ये चीजें बोलता हूँ। इसलिए प्रेजेंट वैल्यू हमेशा उल्टा काम करता है, करेक्ट है। अब क्या, जब हमने देखा ये स्टार्टिंग वाला केस है तो इसमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट वाले टर्म से, और ब्रैकेट वाला टर्म कैसे करेंगे, सीधा सीधा काम करना है। 10% दिया हुआ है, अगर एग्जांपल लिख रहा हूं तो क्या करेंगे 110 डिवाइड बाय 100 टू दी पावर, जितने भी साल के लिए दिया उतना x, जितने भी साल के लिए दिया उतना करेंगे, इनटू इक्वल टू करते जाएंगे, लास्ट में हम GT का बटन दबाएंगे, करेक्ट है। वहीं पे अगर मैं एंड वाले केस की बात करूं तो एंड वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे इसमें भी हम जो प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई करना है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट से, पर ब्रैकेट में यहाँ पे भी क्या करना है हमको 110 डिवाइड बाय 100 करेंगे टू दी पावर जितना भी इयर्स रहेगा वो इक्वल टू करते जाएंगे, उसका आंसर आ जाएगा। इसमें करना पड़ेगा +1। सो इसमें याद क्या करना है, इसमें टाइम को करना है -1 एंड GT के बाद करना है +1। समझ में आया। टाइम में करना है -1, 5 साल दिया है तो हम 4 साल तक करना है, 1 2 3 4 इक्वल टू बना है 4 टाइम 4 काउंट्स के लिए, करेक्ट है। उसी तरह से GT में +1 कर देना है। और इसी तरह से अगर प्रेजेंट वैल्यू एंडिंग वाला केस है तो इसमें उल्टा काम, बोले तो प्रिंसिपल वैल्यू को तो मल्टीप्लाई करना है पर उल्टे नंबर से, बोले तो 100 डिवाइड बाय 110 इसके पावर में जितने भी नंबर ऑफ इयर्स, और फिर GT का बटन दबाओ। सेम प्रोसीजर, बस उल्टा काम है। और वहीं पे अगर स्टार्ट वाला केस हो, स्टार्ट वाला केस फॉर ये जो बना रहा ग्राफ, सिर्फ इतना ही याद रखना दूंगा, अभी तक जो हमने पढ़ा ये उसका समरी है या कंक्लूजन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट वैल्यू के स्टार्ट वाले केस में फिर से वही उल्टा काम, पहले तो प्रिंसिपल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है उल्टे नंबर से, मतलब ही क्या 100 डिवाइड बाय 110 टू दी पावर क्या करना पड़ेगा x। नंबर ऑफ इयर्स जो है इसमें भी क्या होगा, टाइम जितना दिया हुआ है मतलब नंबर ऑफ इयर्स उसमें करना है -1 और फिर इसमें करना है लास्ट में +1, मतलब क्या GT करने के बाद, GT के बाद हम दबा देंगे +1 का बटन। होप सो सबको समझ में आया,
ठीक है। तो अभी एक छोटा इंटरवल लेते हैं, इंटरवल के बाद 5 से 10 मिनट का इंटरवल लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एनुइटी का सिर्फ मैं बोल रहा हूँ 10 क्वेश्चन ही मैं सॉल्व करूंगा, बाकी क्वेश्चन मैं तुमको सॉल्व करने लगाऊंगा, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व होंगे, और जब सम सॉल्व करेंगे ना तब इसका असली मजा आएगा। बहुत सिंपली सभी आंसर्स बहुत आसानी से आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो एक लेते छोटा सा इंटरवल, ठीक है।